तो दोस्तों ये है हमारी दूसरी क्लास। जैसा कि हमने पहली क्लास में 27 नवंबर की पहली शिफ्ट के सवाल को सॉल्व किया था और वो पहली क्लास थी, और ये है हमारी दूसरी क्लास और इसमें हम बात करने वाले हैं 27 नवंबर की जो दूसरी शिफ्ट थी, जिसमें मैथ के 25 सवाल पूछे गए थे। तो उन्हीं मैथ के 25 सवालों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो रेलवे ग्रुप डी का 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे। और इसी क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं, इसी के बेस पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट और कुछ कुछ सेम सवाल आने वाले हैं। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सवालों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे जो 25 सवालों की पीडीएफ है, तो एक एक करके हम सारे सवालों का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 26 नंबर पर। प्रेक्षण यानी कि संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग और जितनी संख्या है उससे भाग देना होता है। योग करने के लिए हम जोड़ेंगे 7 3 10 5 15 3 18 7 25 9 34 8 42 और 6 48 4 2 6 3 9 8 17 और 9 26 और 3 29 30 37 38 39 7 46 468। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल संख्या है। 9 से भाग दे देंगे तो इसे काटेंगे। 9 पन्ना 45, हंसला 1, 9 दूनी 18, 52 यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 85.5 रुपए में बेची। यदि उसने 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कोई वस्तु है 8 से 9 हो रही है और 85.5 रुपए में जो बेच रहा है वो 9 के बराबर है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो 8 के बराबर है, जो इसका क्रय मूल्य है। तो 9 से इसको काट देंगे। 9 नाम 81 और 9 पन्ना 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5 और 8 से गुणा कर देंगे तो 8 नाम 72 और 4 76। इसकी जो एक्चुअल क्रय मूल्य है वो 76 रुपए आ जाएगी। अब यहाँ पे बेच रहा है 81.7 रुपए में, तो कितने ज्यादा में बेच रहा है? 5.7 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने पे? 76 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 19 से काट देंगे तो 0.3 से कट जाएगा और 4 बार ये कट जाएगा। 4 से इस तरफ काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। 25 या 75 यानी कि 7.5% हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। कह रहा है कि 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो, अभाज्य संख्या देखने के लिए सबसे पहले हम देखें किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए ये वाली संख्या। सबसे पहले हम सम संख्या देखेंगे। अगर सम संख्या देख ली तो एक तो 0 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी और 8 से नहीं कटेगी। इसके अलावा जो 5 जिसके लास्ट में होता है तो वो 5 से भी नहीं कटेगी थी। इन संख्याओं को हम अवॉइड करके बाकी सारी संख्या इसके बीच की लिख लेते हैं। तो 376 370 पहली संख्या आ जाएगी, फिर 379 आ जाएगी और फिर 381 आ जाएगी और फिर 383 आ जाएगी। इसके बाद हमारी सिर्फ 4 ही संख्याएं आती हैं। अब अभाज्य संख्या चेक करने के लिए हम 4 नंबर से भाग देकर देखेंगे। एक तो 3 से, एक 7 से, एक 11 से और एक 13 से, और इस तरह से। तो इतनी संख्याओं से हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले 377 को 3 से काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं कटेगी। 7 से करते हैं, 7 पन्ना 35 नहीं कटेगी। 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 5 बचेंगे। 11 तिया 33, 4 नहीं कटेगी। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 नम्मा 117, तो ये वाली संख्या कट जाएगी, तो ये वाली नहीं हो सकती है को प्राइम नंबर। अब बात आती है 379 पे, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगी। 7 पन्ना 35, 7 से भी नहीं कटेगी। 11 तिया 33, 4 11 से भी नहीं कटेगी। 13 दूनी 26, इससे भी नहीं कटेगी, तो यानी एक नंबर ये हो जाएगा। अब 381 पे आते हैं। 3 एकम 3, 3 से ये वाली कट जाएगी, तो ये भी नहीं होगी। इसके बाद आते हैं 383 पे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 नहीं कटेगी। 7 से भी नहीं कटेगी। 7 पन्ना 35 नहीं कटेगी। 11 तिया 33, ये भी नहीं कटेगी। 13 दूनी 26, 12 123, ये भी नहीं कटेगी, यानी कि ये वाली संख्या हो जाएगी। तो कुल मिला के 379 और 383 सिर्फ 2 ही संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको इसी तरह से चेक भी करना पड़ेगा। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 29। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, क्रमशः 100 की और 130 की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लेगी? समय भी हमको मिनट में बताना है। तो देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है कुल दूरी कितनी तय करनी है। एक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है, दूसरी की 140, यानी कि टोटल जो है 300 मीटर की हो जाएंगी। स्पीड की भी देखेंगे, स्पीड का अंतर निकालना पड़ेगा। मतलब कि कोई रेलगाड़ी देखो यहाँ पे देखो 100 की स्पीड से जा रही है और अगली एक रेलगाड़ी 130 की स्पीड से जा रही है, तो ये 30 एक्स्ट्रा जा रही है, यानी कि 30 की स्पीड से आगे ही बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के जो 30 की स्पीड आ रही है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 6 पंचे 30 आ जाएगा और 6 तिया 18, तो 25/3 यहाँ पे इनकी स्पीड आ जाएगी। तो 25/3 को हम 300 से यहाँ पे भाग देंगे, तो 25 बटे में जो 3 यहाँ रहेगा वो ऊपर आ जाएगा 3 से। यहाँ पे इससे काट देंगे तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 12 से हो जाएगी, तो बराबर यहाँ पे आ जाएगी 36। तो ये जो आया है समय, ये 36 सेकंड आया है।
लेकिन हमको मिनट में चाहिए है, तो हम 60 से इसमें भाग दे देंगे इस तरह से। तो 6 छंग 36, 6 सारम 60, 0.6 मिनट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 संख्याओं का जो HCF वो 23 है और उनका योग 161 है। तो इन संख्याओं का जो संभावित जोड़े हैं वो कितने बन सकते हैं? तो देखो सबसे पहले योग इनका आ रहा है 161। जब HCF 23 है और योग इनका इतना आ रहा है, तो 23 में इतना कितना एक और संख्या होगी कितनी की 161 हो जाए, तो 161 में से 23 हम लोग घटा देंगे, तो ये जो हमारी संख्या बचेगी 138 बचेगी। तो एक संख्या 138 हो जाएगी। फिर इसी संख्या को हम आधा कर देंगे, तो एक संख्या अगर 23 रहेगी, सॉरी अगर इस संख्या को हम 46 कर देंगे, तो इसकी जो अगली संख्या है वो 23 कम हो जाएगी, यानी कि 115 हो जाएगी। अगली संख्या को हम बढ़ा देंगे तो ये 69 हो जाएगी, और ये जो संख्या है ये 92 बचेगी। इसके बाद जो संख्या है वो रिपीट होने लगेंगी। तो ऐसे सिर्फ 3 ही पेयर बन रहे हैं ऐसी संख्याओं की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर का जो कि है, यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है वो पूछा गया है, तो इसको हम हल करेंगे। पीछे जितने भी छोटे छोटे कोष्टक हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का बड़ा कोष्टक 3, और भाग कहाँ पे कर देंगे, तो 2 में 2 का भाग जाएगा तो माइनस का 2, प्लस यहाँ पे मझला वाला कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा ये वाला कोष्टक भी। फिर आ जाएगा प्लस, फिर बड़ा कोष्टक शुरू, 4 प्लस 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, गुणा 3, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2, और यहाँ पे कोष्टक ये बंद हो जाएगा। इसको अब सॉल्व कर देंगे, 9 3 7 दूनी 54, 4 जोड़ेंगे तो ये वाला जो हल है वो 58 आ जाएगा यहाँ से। और इसके बाद प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, इसको करेंगे 4 माइनस 3 1 बचेगा, और 3 माइनस 2 प्लस का 1 है तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 2, और 4 माइनस 2, इसके बाद हो जाएगा 4 माइनस का 2 और प्लस का 58 है, तो यहाँ पे बचेगा 2, 58 में 2 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 60। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा आसानी से जल्दी कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर आता है 32, और ये जो सवाल है ये हो सकता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस से, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे? देखो हमको एक सी संख्या दिख रही होंगी, ये ए संख्या है ये संख्या है, तो दोनों संख्या सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी संख्या सेम है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे 32,672 को ए, और इसको मान लेंगे 21,864 को बी। तो इस तरह से खोल देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बटे में जो हमारा 10,808 है वो तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं संख्याओं को, जो कि है 32,672, एक बार प्लस करेंगे 21,864 से, और कोष्टक बंद हो जाएगा। अगली बार करेंगे हम 32,672 माइनस करेंगे 21,864 से, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम 10,808 से। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए तो 32,000 में 21,864 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 आ जाएगा, 6 और 7 13 हाथ सिलाई 1 आ जाएगी, 8 और 6 14 1 15 हाथ सिलाई 1 आ जाएगी, 1 और 2 3 4 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। इंटू करेंगे 32,672 माइनस करेंगे 21,864, तो ये बचेगा 8, ये बचेगा यहाँ पे 0, ये बचेगा यहाँ पे 8, ये बचेगा 0 और 1, 10,808 बचेगा, और भाग में है 10,808, तो इससे ये कट जाएगा। हमारा जो आंसर है बचेगा 54,536, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है यदि tan a बराबर 1 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे हम a का मान देख लेते हैं कि आपको पता होगा कि जो tan थीटा होता है उसका एक मान होता है tan 45 tan 30, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यानी कि a बराबर हम यहाँ पे 45 डिग्री मान रहे हैं, तो साइन 45 का मान हम लोग रख देंगे, प्लस कॉस ए का जगह की कॉस 45 का भी मान रख देंगे, तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपको एक कोसाइन रूल में एक साड़ी बनी हुई है जिसमें साइन 30 साइन 0 साइन 45 का मान लिखा होगा, तो साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का जो मान है वो 1/√2 होता है, तो 1/√2 ये हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो कॉस 45 का भी उल्टा सेम होता है, तो 1/√2 हमारा ये भी हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा √2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बराबर आ जाएगा 2/√2। इसको भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा √2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 34 नंबर का, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपए का निवेश किया है। वर्ष के अंत में 6,000 की कुल लाभ में अमित का जो हिस्सा है वो 2100 है, तो अमित का निवेश ज्ञात करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 6,000 रुपये इन्होंने कुल फायदा कमाया है, तो जो अमित है भैया, अमित यहाँ पे लिख लेंगे, उन्होंने 2100 रुपये कमाए हैं, बाकी के जो 3900 रुपये बचे होंगे
वो दीक्षा जी ने कमाए होंगे। तो यहाँ पे 39 और इसका जो है अनुपात आ जाएगा। टोटल निवेश 15,700 रुपये था। तो इनका हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 13 बार। दोनों का जो जोड़ है यहाँ पे 20 आ जाएगा और 20 के बराबर दिया गया है 15,700। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15,700 में 20 का भाग देंगे तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा और 17 बचेंगे, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 785 रुपये आ जाएगी। पूछा गया है अमित का निवेश यानी कि 7 रेशियो है तो 785 में 7 का कर देंगे गुणा, 7 पन्ना 35 7 8 56 3 59 5 7 7 49 और 5 54 आ जाएगा जो कि 5495 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 35 नंबर का। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय 400 है तो उसकी आय कितनी होगी। व्यय है 600 यानी कि जो 400 रुपये का व्यय कर रहा है 60% तो बचा ही रहा है तो 40% के बराबर अगर 400 दिया गया है तो एक जो रेशियो है इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 100% की जो इसकी कमाई है 100% की वैल्यू 1000 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 36 नंबर का। यदि 3650 अंकित मूल्य वाली किसी भी वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितनी होगी। भाई साहब 3650 की कोई चीज है और अगर उसको 730 रुपये में मात्र बेचा जाता है तो उसकी छूट निकालने के लिए 3650 में से 730 रुपये घटा देंगे तो हमारा जो आएगा यहाँ पे आंसर या फिर डायरेक्ट 730 से ऐसे कर लेंगे और परसेंटेज निकालने की 100 से मतलब कितने परसेंट में बेचा है निकल आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे डायरेक्ट 5 बार और 5 से काटेंगे इसको तो ये 20 बार ये कट जाएगा यानी कि उसको 20% रुपया ही सिर्फ मिला है तो उसको 80% का डिस्काउंट उसने दिया होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते थे 3650 में से 730 घटा देते फिर जितना भी आता तो 3650 के ऊपर वो संख्या लिखकर और इंटू कर देते 100 तो ये 80% वैसे भी आ जाता। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं 37 नंबर का। अमल के निवेश का जो बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5% बढ़ता है, 2022 में 6% बढ़ता है, 2023 में 10% बढ़ता है। देखो 5% बढ़ रहा है यानी कि 20 से जो है 21 हो रहा है। अगले वर्ष 6 बढ़ रहा है यानी कि 50 से 53 हो रहा है। अगले वर्ष 10% बढ़ रहा है यानी कि 10 से 11 हो रहा है। कुल निवेश कितना है यहाँ पे प्रारंभिक में 5,50,000 रुपये जो कि इन तीनों के गुणा के बराबर होगा। तो इन तीनों का जो है हम गुणा करेंगे तो 20 और 50 1000 और गुणा करेंगे 10 से तो 50 दूनी 100 1000 गुणा 10,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये 10,000 इकाई। और यहाँ पे इन तीनों का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 गुणा 11 करेंगे तो 11 एकम 11 सिलाई 1 दूनी 22 और 1 23 231 इंटू करेंगे 53 से तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 23 तिया 69 693 5 करेंगे 23 पंचे 115 तो यहाँ पे आ जाएगा 115 और ये हो जाएगा लास्ट में 5 1155 रुपये। और इनका जो जोड़ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 9 5 आ जाएगा 14 हंसला 1 6 5 11 1 12 हंसला 1 1 1 2 आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इकाई की 10,000 इकाई की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5,50,000 के बराबर। 4 बिंदी है तो 1 2 3 4 बिंदी हम हटा देंगे तो जो एक बिंदी की वैल्यू है वो मतलब जो एक रेशियो की वैल्यू है 55 आ जाएगी। तो जो 12,243 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमको 55 से यहाँ पे गुणा कर देना होगा तो 5 इकाई अंक आएगा यानी कि ये और ये तो हो ही नहीं सकता है। बाकी इनमें हम चेक कर लेते हैं तो देखिए 5 से काटेंगे गुणा करेंगे यहाँ पे 5 तिया 15 हंसला 1 5 चौक 20 21 हंसला 2 5 दूनी 10 और 2 12 हंसला 1 5 दूनी 10 और 11 5 का 6 हो जाएगा। फिर से करेंगे तो सेम आ जाएगा 6 1 2 1 5 इनको जोड़ देंगे तो 5 6 3 3 7 6 67 33 65 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 38 नंबर का। एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब ये कोई भी भाई है, मान लीजिए ये भाई है तो जो इनकी बहन है उनसे 6 वर्ष जो है बड़ा है। तो यदि इनकी एक्स है तो इनकी एक्स प्लस 6 हो जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उनकी वर्तमान आयु का जो योगफल है वो 38 वर्ष है यानी कि एक्स प्लस 6 की जो वैल्यू है वो 38 के बराबर है। तो 2x की जो वैल्यू है वो 32 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर है। तो बहन की जो वर्तमान आयु है वो 16 सॉरी जो बहन से 6 वर्ष बड़ा तो बहन की 16 आ जाएगी और भाई की जो वैल्यू है वो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगी। और क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद बहन की आयु क्या होगी, वर्तमान 16 है तो उसमें 15 हम ऐड कर देंगे तो 31 ईयर हमारी जो है इनकी बहन की आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पहले अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं 39 नंबर का। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 रुपये अंकित करता है। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है।
इन्होंने कहा है कि जो ये इन्होंने अंकित कर दिया है इसका जो 100 से भाग देंगे, 28% की छूट दी है, यानी कि ये 72% के जो बराबर यहाँ पे आएगा, वो 26% यानी कि जो संख्या होगी वो उसके 26% के बराबर आएगा। तो इसमें 126 से और भाग देकर क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल रहा है। देखो एक बार और आपको समझाते हैं शुरू से लिखकर। 5670 रुपये उन्होंने अंकित किया है, तो हमने अंकित कर दिया है। अलग पेन से बताते हैं। देखो 5670 रुपये अंकित किया है, तो ये हो गया 5670। कह रहा है कि 28% की छूट देने के बाद, यानी कि जो 100% उसने अंकित किया है, तो उसका 28% का डिस्काउंट देगा तो 72% बचेगा। 72% में बेच रहा है तो हो जाएगा गुणा, जो कि क्रय मूल्य के 26% एक्स्ट्रा के बराबर है। तो 126 यहाँ पे भाग दे दिया। अब इसका क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा और अगली जो हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 63 बार कटेगा और ये 36 बार कटेगा। 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 चौका 36, 7 से डायरेक्ट इसको काट देंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 0 0, 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौका हो जाएगा 32 और 10 चौका 40, तो 3240 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है कि संख्याएं हैं और इन सभी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम या तो घटते हुए क्रम में, मतलब कि यहाँ पे या तो हम घटते हुए क्रम में लिख लेंगे या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले घटते हुए क्रम में। तो दो संख्या कितनी है, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी, तो ये 2 कट जाएगी। फिर लिखेंगे हम 3 को तो 1 3 यहाँ पे ए लिखी जाएगी। फिर लिखेंगे हम 4 को तो 1 4 है तो 1 4 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 5 को तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 5 लिखे जाएंगे। फिर आ जाएगी यहाँ पे संख्या 7 8 9 और 11, डालेगी 7 8 9 और 11 हमारी टोटल संख्याएं हो जाएंगी। इस तरफ से जो है हमारी आधी संख्याएं चली जाएंगी। टोटल संख्या है 4 4 8 11, तो 5 संख्याएं इधर से हट जाएंगी, 5 संख्याएं इधर से हट जाएंगी। जो बीच की संख्या बचती है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। तो इस तरह से घटते या बढ़ते क्रम में देख लेना। अब मान लो यहाँ पे अगर 2 संख्याएं बचती हैं, 5 और 1 7 बचती है, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लेते, 5 और 7 को जोड़ के 2 से भाग दे दे, तो यहाँ पे 6 हमारा माध्यिका आ जाती है। खैर यहाँ पे एक ही संख्या है 5, तो हमारा जो आंसर है माध्यिका 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर का। 2 पाइप हैं, एक तो ए पाइप है और एक बी पाइप है, क्रमशः 18 घंटे में और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि जो टंकी है वो फिक्स 16 घंटे में भरी जाए। सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा 18 चौक 72 और 24 तिया 72, तो 72 एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 आ जाएगी, बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 आ जाएगी। कह रहे हैं कि 16 घंटा में भरना है। देखो डायरेक्ट इसको करने का एक और तरीका होता है, दोनों की एफिशिएंसी 7 आ गई है, मान लो अगर दोनों 16 ही घंटे चलती हैं तो 16 से गुणा करेंगे तो 112 यूनिट भर जाएगी। 112 यूनिट में 72 है तो कितनी एक्स्ट्रा हो रही है, 28 और 12 40 जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा हो रही है। चूंकि ए को बंद करना है तो 4 को कितने घंटे पहले बंद करना होगा, तो 10 घंटे पहले बंद करना होगा, यानी कि जो ए है वो 6 घंटे बाद ही बंद करना होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर का है। कह रहा है कि 2 ट्रकों की चाल का जो अनुपात है वो 7 और 4 है, यानी कि जो इनकी स्पीड दी गई है वो दी गई है 7:4 के रेशियो में। तो तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 की जो दूरी तय करने में लिया गया समय है दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। हमें पता है कि जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा इनके टाइम का रेशियो होता है, यानी कि 4:7 इनका हो जाएगा। और चूंकि समय में जो अंतर है वो 7 घंटे का है, इनमें रेशियो का अंतर 3 का है। 3 रेशियो बराबर 7 दिया गया है तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 7/3। और चूंकि धीमी चाल वाले ट्रक का जो समय है 7 है, तो 7 रेशियो की जो वैल्यू है यहाँ से करेंगे तो 7 गुणा 7/3 हो जाएगा 49/3। अब हमें क्या निकालना है, धीमी चाल वाले ट्रक की चाल निकालनी है। तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा, स्पीड बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारे पास दूरी भी है, दूरी कितनी है 196 किलोमीटर की, और चाल जो है 49/3 है, तो 49/3 जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। ये 49 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। एक वर्गाकार खेत है जिसकी जो लागत है 15 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की। देखो बाड़ क्या होता है, एक जैसे ये साथ 4 एक खेत है वर्गाकार, तो बाढ़ क्या होता है जैसे कि यहाँ पे इस तरह से तार मुंडी लगा देते हैं हम लोग, बारी कर देते हैं जिसको चारों तरफ से, जिससे जानवर वगैरह ना जाए, इसी को बाढ़ कहते हैं। तो कह रहा है कि 15 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत 18,000 है। तो उसी खेत पर अगर 11 प्रति 100 मीटर की दर से बाढ़ लगाने की कीमत कितनी होगी। तो देखो 18,000 रुपये का खर्चा आ रहा है,
15 मीटर के हिसाब से, तो टोटल कितने मीटर बाड़ लगा रहा है ये हमारा निकल के आ जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 2 बिंदी 1200 मीटर जो है यहाँ पे बाड़ लगा रहा है। जब 1200 मीटर इस वर्ग में लगा रहा है तो आपको पता होगा कि जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। वर्ग की भुजा बराबर होती है, यानी कि 400 मीटर की जब 4 भुजाएं हैं तो 4 से भाग देंगे। एक भुजा जो है 300 की आ जाएगी, तो ये भुजा भी 300 की होगी। ये चारों भुजाएं 300 मीटर की हो जाएंगी। अब कह रहा है कि 11 प्रति 100 मीटर की दर से अगर बाढ़ लगेगी, मतलब रेट कम होगी, तो कितना रुपए का खर्चा आएगा। तो देखिए टोटल कितने हैं, 1200 है, 11 गुणा 12 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 एकम 12, असला 1 12 और 1 13, 132। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44। ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में कर सकते हैं। चलो भैया, ए है और बी दोनों मिल गए हैं और 6 दिन में काम कर रहे हैं। बी अकेले उसी काम का जो काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले भैया 15 दिन में कर सकता है। इनका लेंगे हम रेशियो, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। और इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए तो ए और बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी, बी अकेले की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। दोनों की 5 है, बी अकेले की 2 है, तो ए की जो इफिशियंसी है वो 3 आ जाएगी। ए अकेले उस काम के दुगने काम को कितने समय में कर लेगा। काम का दुगना कितना हो जाएगा, 30 काम है तो 30 का दुगना 60 हो जाएगा। ए की इफिशियंसी 3 है तो 3 से हम लोग भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 20 दिन। 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 45 नंबर का। राजीव और सचिन ने, यानी कि राजीव और सचिन ने 160 रुपए का निवेश किया है और 1690 रुपए का सचिन ने निवेश किया है। व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ राजीव का जो हिस्सा है वो 720 रुपए है। जब राजीव का 160 निवेश करने पे जो लाभ है वो 720 का हो रहा है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। तो जब 160 पे 720 हो रहा है तो 1690 और 160 और जोड़ देंगे उस पे। देखो 720 का जो, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे, हम इसको मिटाते हैं। जो 720 का लाभ है वो 160 पर है, तो गुणा करेंगे इन सभी का योग कितना, 1690 में 160 जोड़ेंगे तो 1850 हो जाएगा। 1850 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 और 1690 निवेश करेंगे, 720 यहाँ पे 160 पे लाभ हो रहा है, तो 1850 दोनों का योग है, तो कुल कितना हो जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 8 नाम यहाँ पे 72 और 8 दूनी 16, 2 से इस तरफ काटेंगे तो हो जाएगा 925। तो 925 गुणा 9 करेंगे तो 9 पन्ना 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 नाम 81 2 8325 रुपये, यानी कि 8325 रुपये आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हमारा अगला सवाल है 46 नंबर का। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है और दोनों की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। देखो इस तरह का एक खिलौना होगा, अर्धगोला इस तरह से बनता है और इस पे एक शंकु, इस तरह से शंकु बनता है। तो इस तरह का एक खिलौना होगा जो कि त्रिज्या उसकी दी गई है। देखो ये सेंटर रहता है गोले का, तब चाहे यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, तो त्रिज्या तो आर ही रहेगी और सेम शंकु की भी त्रिज्या होती है। तो दोनों की जो है 7 सेंटीमीटर दी गई है। यदि शंकुआकार भाग का आयतन और अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है, यानी कि दोनों का जो आयतन है वो ये, तो वो बराबर है। देखो हमको शंकु का जो आयतन है उसका फॉर्मूला भी आता है, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है गोले का जो आयतन होता है, जो कि पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन आधा गोला है तो ये जो आएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब चूंकि जो आर है वो बराबर है तो आर स्क्वायर से इसका आर अकेला बचेगा, पाई से यहाँ पे पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो जो एच की वैल्यू है वही हमको निकालनी है और एच की वैल्यू निकल के आ गई है 2 इंटू आर। तो हमारी जो 2r है वो हमारी एच हो जाएगी। तो आर की वैल्यू 7 दी गई है तो एच की हो जाएगी 7 गुणा 2 बराबर 14, यानी कि 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 47 नंबर का, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है और समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या है और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या है। देखो वैसे तो हम बनाएंगे तो इसको हम इस तरह से बना भी सकते हैं, ये वर्ग बन जाएगा, इस पे समबाहु त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो हमको पता है कि जो त्रिभुज की परित्रिज्या होती है वो होती है a/√3 और जो वर्ग की अंतः त्रिज्या होती है वो होती है a/2। तो इन्हीं का हमको अनुपात निकालना है। अनुपात यानी कि बराबर का निशान भी हम इस पर लगा सकते हैं। तो a से a कट जाएगा, √3 इस तरह से करेंगे तो √3 उस तरफ पहुंच जाएगा और 2 इस तरफ आ जाएगा, तो 2 रेशियो √3 ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है 48 नंबर का, एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 है। 2 रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितने का अंतर है।
देखो ऐसे सवालों को मान लेते हैं कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो सभी सिक्के हैं 10 ही के 10। 2 रुपए के अगर 10 सिक्के होंगे तो 20 रुपए हो जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा कितने हो रहे हैं 4 रुपए। तो 4 कम करने के लिए हमें 4 सिक्के 1 रुपए के बनाने पड़ेंगे, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 6 हो जाएंगे, जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो 4 हो जाएंगे। तो 2 रुपए के 6 सिक्के 12 रुपए, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए, 16 रुपए, इस तरह से हो जाएंगे। कह रहा है कि सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है, तो 6 सिक्के ये हैं और 4 सिक्के ये हैं, अंतर 2 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर का। कह रहे हैं कि 19 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर से 4000 के साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 2024 का समय दिया है, यानी कि लीप ईयर होगा, यानी कि 366 दिन इस साल में होंगे। टोटल कितने दिन हैं, तो अगर 29 की फरवरी रहेगी तो 10 दिन तो ये हो जाएंगे, फिर मार्च आएगा बीच में जो कि 31 दिन का रहता है, और 20 अप्रैल जुड़ जाएंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 61 जो दिन है इनका हमको ब्याज निकालना है। टोटल जो दिन है साल में 366 है, तो यहाँ पे समय निकल के आएगा 1/6। तो 1/6 ईयर यहाँ पे समय निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में साल में ही समय देना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 4000, तो मूलधन गुणा दर कितनी है 6% की दर, गुणा समय कितना है 1/6, और भाग देना होता है 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा, 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, और 100 से यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जो ब्याज है वो 40 निकल के आ जाएगा, 40 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है आखिरी नंबर का, जो कि है 50 नंबर का। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत में 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है, टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये कल की तरह ही सवाल आया है, हमने किस तरह से किया था कल। देखो हम लोग ये बेसिक से करते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो टीवी की जो कीमत है मान लीजिए कि 1000 रुपए है, वॉशिंग मशीन की इससे 10% कम है, यानी कि 900 रुपए हो जाएगी। कह रहा है कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है 65% बढ़ जाती है, तो 900 पे 65% बढ़ेगी तो कितना बढ़ जाएगी, 9 छक्का 15 नंबर 135 ये बढ़ जाएगी, और 450 वो बढ़ जाएगी, तो 585 यहाँ पे बढ़ जाएगी। 9 छक्का 54 और 9 पन्ना 45, 585 बढ़ जाएगी। तो बढ़कर जो इसकी कीमत हो जाएगी 9 पच्चा 1485 रुपए, और यहाँ पे जो इसकी कीमत है 34% कम हो रही है, तो ये जो कीमत है इसकी हो जाएगी 660 रुपए। तो एक कीमत हो जाएगी 1485 रुपए और एक की कीमत हो जाएगी 660 रुपए। कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी को अगर खरीदेगा तो पहले और अब में कितना जो है अंतर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले ये खरीदते तो 5 वॉशिंग मशीन 900 के हिसाब से आ जाती 4500 रुपए की, और जो है 3 टीवी खरीदता तो आ जाती 3000 रुपए की। तो जो टोटल कीमत है पहले इनको 7500 रुपए में मिल रही थी, लेकिन अब रेट बढ़ गए हैं, तो 5 वॉशिंग मशीन 1485 के हिसाब से कितने की आएंगी, 14 पंचे 70 7000 रुपए, 8 पंचे 40 7400 रुपए, 7425 रुपए की। तो ये आ जाएंगी 7425 रुपए की वॉशिंग मशीन, और 3 टीवी लेगा तो 6 18 1980 रुपए की ये आ जाएंगी। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 2000 जोड़ देंगे 7400 रुपए में, तो हो जाएगा 9405 रुपए। तो पहले जो है यहाँ पे 7500 रुपए की ये खरीद रहा था, लेकिन अब खरीद रहा है 9405 रुपए की, यानी कि 1905 रुपए का यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा रुपए करना पड़ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से डायरेक्ट काट देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 8 बचेंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 अपन 75 हो जाएगा, हाथ लग 6, और 15 चौको दशमलव लगा के 4 और कुछ आ जाएगा, तो 25.4 की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो 27 नवंबर शिफ्ट 2 में 25 मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 25 के 25 क्वेश्चंस का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है, और उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ में आए होंगे। हम बेसिक तरीका से आपको करवाते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। अब जो अगली जो क्लास आएगी वो आएगी 27 नवंबर की तीसरी शिफ्ट की। तो ये भी क्लास देखना ना भूलें, हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो डेली हम एक वीडियो या फिर 2 वीडियो अपलोड करते जाएंगे, तो आप लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।